देखो, अब अपन टॉपिक करते हैं जो इक्विवेलेंट मास है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। फिर अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, बिना मोल की कैलकुलेशन करे आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से मोल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर अपन जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उन पे चलने वाले हैं। लास्ट में सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, राउंड ऑफ करना, उन सब चीजों के बारे में अपन देखेंगे। प्रिसीजन वगैरह इनके बारे में भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो अपन उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक इक्विवेलेंट मास का है। देखो, पहले बेसिक चीज देख लो इक्विवेलेंट मास के बारे में। फॉर्मूले वगैरह से तो मैंने जनरेट करना आपको बता दिया कि इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोलर मास दे रखा है, एन फैक्टर दे रखा है, तो कैसे निकालोगे। पर इसकी एक अगर केमिकल रिएक्शन दे दी जाए इक्विवेलेंट मास के लिए, केमिकल रिएक्शन दे दी जाए और तब आपको पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तब आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका इक्विवेलेंट वेट का, वो क्या है। इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सब्सटेंस विच विल रिएक्ट और प्रोड्यूस और डिस्प्लेस। या तो वो रिएक्ट करे या प्रोड्यूस करे या डिस्प्लेस करे। कितना मास, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 80 ग्राम ऑफ एजी। ठीक है, सिल्वर। ये बात हो गई। यानी अगर मास ऑफ सब्सटेंस विच विल रिएक्ट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, वही उसका इक्विवेलेंट मास होता है। वैसे आपको एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास का, उससे भी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये कहां पे लगेगा आपका कॉन्सेप्ट, जो कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है। देखो, मैं एक बात बोलूं, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखता हूं, देखो, कार्बन प्लस H2 गैस CH2 बना। बैलेंस कर लें इसको, मान लो CH4 बना देते हैं ना, मेथेन बना दिया, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो, ये भी 1 है। यहां पर देखो क्या मैंने क्वेश्चन में दिया, इसका 12 ग्राम है आपके पास, इसका 4 ग्राम है मान लो, और इसका दे रखा है मैंने 10 ग्राम दे दिया। अब आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है किसका, कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी और CH4 का भी। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि मास ऑफ सब्सटेंस विच विल रिएक्ट और प्रोड्यूस या डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना मास डिस्प्लेस कर रहा है, कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ना हो तब आप ऑक्सीजन चेक कर लो, 8 ग्राम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। ऑक्सीजन भी नहीं है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के मोलर मास 35.5 के रेस्पेक्ट में चेक कर लो। क्लोरीन नहीं है, जैसे AgCl वगैरह इनके कंपाउंड है, तो Ag का देख लो 80 होता है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं मोलर मास के बराबर, पर उनका n फैक्टर 1 होना चाहिए। वो चीजें बाद में बताऊंगा, अभी n फैक्टर बताऊंगा तब। तो पहले बेसिक चीज देख लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन, देखो जितने मास के साथ में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा वो मास इक्विवेलेंट मास होगा। दे क्या रखा है, 12 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम दे रखा है आपको CH4। तो मैं मानता हूं हाइड्रोजन का 1 ग्राम यूज करता हूं। मान लो हाइड्रोजन का 1 ग्राम यूज किया मैंने, 4 ग्राम था, 1 ग्राम यूज किया, 1 ग्राम को रिएक्ट करवाया मैंने, तो इसके 1 ग्राम के साथ इसका कितना रिएक्ट होगा। देखो, 4 के साथ में 12 होता है, 4 के साथ में 12 होता है, तो इसे बाई 4 कर दो, इसे भी बटा 4 कर दो, तो ये 1 ग्राम हो गया ना। तो इसके 1 ग्राम के साथ ये 3 ग्राम रिएक्ट करेगा। भाई 4 के साथ में 12 कर रहा है, तो 1 ग्राम के साथ में ये 3 ग्राम करेगा। अब देखो, 4 ग्राम के साथ में ये 10 रिएक्ट कर रहा है, तो ये 1 ग्राम के साथ में CH4 कितना रिएक्ट करेगा। अगर मान लो इसको 10 की जगह मैं 16 कर दूं, 16 कर दूं, तब क्या होगा, 4 के साथ में 16 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 के साथ में क्या हो जाएगा, 16/4, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम।
तो ये है ना, ये आया है इक्विवेलेंट मास आपका। मतलब कैसे निकाला आपने, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना मास रिएक्ट करेगा, दे रखा है ये है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब इसका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ में देखो 4 ग्राम के साथ में 12 ग्राम रिएक्ट करता है, और 1 ग्राम के साथ में 3 ग्राम रिएक्ट करेगा। भाई 4 में 12 कर रहा है तो 1 में 3 करेगा, अरे 12/4 1/3, ठीक है ओके। 4 ग्राम के साथ में 16 रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम के साथ में 4 रिएक्ट करेगा। तो ये क्या आ गए, इनके इक्विवेलेंट मास आ गए। कार्बन का इक्विवेलेंट मास 3 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और CH4 का 4 ग्राम। इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। रिएक्शन दी हुई हो तब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, वरना इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही होगा, मैंने लिखा भी रखा है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये फॉर्मूला ही ज्यादातर काम आएगा आपके, ठीक है। ये वाला आपको मोलर मास लिखना है बटा एन फैक्टर कर दो, मोलर मास बटा एन फैक्टर। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन के लिए, क्लोरीन का कितना होता है, मोलर मास होता है कितना 35.5, और एन फैक्टर क्लोरीन -1 में होगा, यानी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1, वैलेंसी तो 1, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा इसका क्लोरीन का। ऐसे आप निकालते हैं, यही है कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बटा एन फैक्टर करते हो। सर एन फैक्टर के बारे में कहां पे पढ़ाओगे, रेडॉक्स रिएक्शन में, मतलब आपको 2 घंटे का लेक्चर होगा ना, उसमें पूरा एन फैक्टर पढ़ाया जाएगा। अब एन फैक्टर की कुछ चीजें बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे बता देता हूं, जो जो यहां पे काम आएगा, वरना रेडॉक्स में बहुत डिटेल में अपन एन फैक्टर पढ़ने वाले हैं। एन फैक्टर किसी भी एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है। सर बेसिसिटी एसिड के लिए, हाँ, एसिड जितने भी H+ आयन देगा ना वो उसकी बेसिसिटी होती है, एसिडिटी नहीं होती है, वो उसकी बेसिसिटी होती है, ध्यान रखना। एसिड जितने भी H+ आयन देता है एक मॉलिक्यूल, वो उसकी बेसिसिटी होती है, और एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एसिड है, वो नंबर ऑफ H आयन देता है एक मॉलिक्यूल एसिड का, जितने भी H+ आयन देगा वो उसकी क्या होगी, एन फैक्टर होगा, ओके। और वही बेसिसिटी होती है। जैसे HCl अपन ने ले रखा है, HCl क्या करेगा भाई, एक H+ देगा, एक H+ देगा तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है एक क्वेश्चन आता है आपका H3PO2 का, H3PO3 का और H3PO4 का। देखो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अभी बताऊं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वगैरह, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें मैं रेडॉक्स में क्लियर करूंगा, पर इसका एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो एन फैक्टर वहां पे इसका कारण बताऊंगा कि एन फैक्टर इतना ही क्यों आता है, ठीक है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो चीजें वहां पे डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, पर इसका एन फैक्टर पता होना चाहिए। देखो आप यहां पे एन फैक्टर कैसे लिख दोगे, H3PO3 यहां से ये एक H+ देता है, H3PO2 एक H+ देगा, H3PO3 2 H+ देता है, और H3PO4 है ना वो 3 H+ देता है। तो इसका एन फैक्टर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो H3PO2 का 1, PO3 का 2, PO4 का 3। वैसे ही बेस के लिए एन फैक्टर आप निकाल सकते हो। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, उसकी एसिडिटी, यानी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया NaOH, NaOH क्या कर सकता है, एक OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। जैसे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है SrOH होल ट्वाइस, ये क्या कर सकता है, 2 OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। किसी भी आयन पे जितना चार्ज होता है ना वही उसका एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे SO4 2 माइनस आयन है, यहां पे 2 माइनस है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2।
PO4 3 माइनस है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एन फैक्टर को माइनस प्लस मत लिखना, -3 आ रहा है तो भी 3 लिखोगे, +3 आ रहा है तो भी 3 लिखोगे। ठीक है, यानी मोड लिखना है। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एन फैक्टर क्या होता है, उसकी जितनी वैलेंसी है वो उसका एन फैक्टर होता है। और एक अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आ रहा है आपके पास, तो आप क्या देखोगे, या तो केटाइन का चार्ज देख लो या एनाइन का चार्ज देख लो। ठीक है, दोनों का जोड़ना नहीं है, या तो केटाइन पे चार्ज या एनाइन का टोटल चार्ज, टोटल मॉलिक्यूल्स पे, है ना। 3 मॉलिक्यूल्स है तो तीनों का, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 का, 1 है तो 1 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स में एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन। जैसे यहां पे है देखो, एल्युमिनियम 3+ प्लस 3 है यहाँ पे Br-। देखो एल्युमिनियम 3+ है तो यहां से तो 3 एन फैक्टर आ गया, पर सर Br- है, 1 होगा क्या? नहीं भाई, देख 3 है, Br- कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 3। या तो इससे देख लो केटाइन से, या एनाइन से देख लो, दोनों में से एक से देखो तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, जोड़ मत देना, 3 होता है। कहीं आप लिखने लग जाओ 3 + 3 6। ये चीजें होगी एन फैक्टर की। ठीक है, अब लोग ग्राम इक्विवेलेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, और ग्राम इक्विवेलेंट की बात थोड़ी सी एक बार देखते हैं, फिर लो ग्राम इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस वगैरह इन पे चलते हैं ना। तो ये एक बार नोट करो आप। अब देखो, लो इक्विवेलेंस पढ़ने से पहले देखो, मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था, है ना। तो सारे फॉर्मूले एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट की ध्यान रखना, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट, स्मॉल ई से इसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले। ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, वही बात है। इक्विवेलेंट वेट तो अभी समझाया आपको, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट, आप इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हो, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास बटा एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहां पे चला जाएगा, नीचे है तो 1, ऊपर चले जाएगा तो एन फैक्टर। ये एक फॉर्मूला। दूसरा क्या कर सकते हो, देखो वेट बटा मोलर मास क्या होता है, मोल, तो क्या लिख सकते हो, मोल इंटू एन फैक्टर। अब मेरे को बताओ, मैंने एक चीज मोलरिटी में पढ़ाई थी, मोल क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ओके सर, अब एक चीज देखो, यहां पे मैंने दे रखा है मोलरिटी और एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मेलिटी, बताया हुआ है तुम्हारे को। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट के ये 4-5 फॉर्मूले हैं, पांचों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी काम चलेगा भाई। क्योंकि रेडॉक्स में भी आएगा ये, थर्मो में भी अपन यूज करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, रेडॉक्स में तो भर भर के यूज होता है, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहां पे भी यूज होगा इसका। तो लगभग हर चैप्टर में ग्राम इक्विवेलेंस, आपके जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो यूज होते हैं इसके फॉर्मूले। कोई सा फॉर्मूला ये एक यूज हो जाएगा कहीं से उठा के। ठीक है, तो याद कर लेना ये सारे। अब अपन लो ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं। लो ऑफ इक्विवेलेंस बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है, लो ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब है कि आपको जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना वो सेम करना होता है। कॉन्सेप्ट लिखो, क्या किस कॉन्सेप्ट पे बेस है ये, ग्राम इक्विवेलेंट सेम करना होता है। ठीक है, बस यही चीज याद रखना, लो ऑफ इक्विवेलेंस में आपको ग्राम इक्विवेलेंट सेम करना है। ग्राम इक्विवेलेंट के ये फॉर्मूले हैं, ये पांचों फॉर्मूले लगाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है सर, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, A प्लस बी से C प्लस डी फॉर्म होता है,
तो आप क्या कर दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। खत्म बात। कोई बैलेंस नहीं करना है रिएक्शन को। अगर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा, आपको ऐसा पता चल रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का थोड़ा सा मतलब है, एक रिएक्टेंट दे रखा है एक प्रोडक्ट दे रखा है, ग्राम इक्विवेलेंस लगाओ। देख ए है, ए के बारे में पता है, डी के बारे में पूछा है, तो ए के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर डी के ग्राम इक्विवेलेंट कर दे। रिएक्शन से मतलब ही नहीं है कुछ, रिएक्शन के बी के बारे में सी के बारे में पता नहीं है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो जो दो पूछ रहा है उनके। अभी क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो ये तो कॉन्सेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट का, क्या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने ग्राम इक्विवेलेंस में। ये ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं, सारे ड्राइव करके बताए। वेट बटा इक्विवेलेंट वेट याद रखो, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मोलर मास बटा एन फैक्टर, ये फॉर्मूला कर दिया। वेट बटा मोलर मास को मोल लिख दिया, मोल इंटू एन फैक्टर हो गया। मोल को क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर को लिख दिया मैंने नॉर्मलिटी। ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंस के इक्विवेलेंट के फॉर्मूले। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि आपने जो ग्राम इक्विवेलेंट लिए है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट सबके बराबर कर दो। समझ गए, यानी रिएक्टेंट के बराबर प्रोडक्ट के, या हर रिएक्टेंट के बराबर हर प्रोडक्ट के। तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे A प्लस बी से C प्लस डी बना, तो आप क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लिया, ये टूटा कैल्शियम 2 प्लस और 2Cl माइनस, ठीक है। अब देख, अब यहां पे एक चीज देख, मोल वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा तो मोल वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि बैलेंस करो रिएक्शन को, ऐसे बैलेंस कर दिया। मोल वाले में क्या बोलता है मोल कि 1 मोल CaCl2 से इसका भी कितना बनेगा 1 मोल, और क्लोराइड माइनस के 2 मोल बनेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है। ये तो आपका मोल वाला कॉन्सेप्ट बोलता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होगा, देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCl2 इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है। यानी इससे ये बन गया, और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, ध्यान रखना 2 नहीं बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट Cl माइनस का। अब ये चीज समझ में आई क्या, मोल में क्या चेंज होता है, कैसा चेंज है, स्टोइकियोमेट्री का। यहां पे स्टोइकियोमेट्री का कुछ लफड़ा ही नहीं है, देखो समझो आप चीज को। अभी क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसके बारे में पूछा है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बराबर करोगे भाई, ये फॉर्मूले है ना, ये पांचों फॉर्मूले, इनसे ही तो बराबर करोगे। वेट दे रखा है, ठीक है, एन फैक्टर दे रखा है, तो देखो इसको और इसको बराबर कर दो, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट भी दे रखा है, यहां से सब कुछ निकल जाएगा आपका। तो ये ग्राम इक्विवेलेंस का मेन कॉन्सेप्ट याद रखना कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम करना होता है, ओके। तो इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्लाइड, फिर क्वेश्चन करवाता हूं उस पर। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन करते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले बता रखी है, क्या बता रखी है सर, देखो यहां पे एक दोबारा और रिपीट कर रहा हूं, जिसके भी ग्राम इक्विवेलेंट लो होंगे, यानी अपन बात करें ग्राम इक्विवेलेंट लिस्ट की, तो लिस्ट ग्राम इक्विवेलेंट जिसके होंगे वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। लिस्ट ग्राम इक्विवेलेंट, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट, और रिएक्शन उसी के अनुसार चलती है। अगर रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में चीजें दे रखी हो, तब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसके अनुसार अपन को रिएक्शन चलानी है, तब आप लिस्ट ग्राम इक्विवेलेंट देख लो, वही लिमिटिंग रीजेंट होगा, उसके अनुसार रिएक्शन होगी, ठीक है। एक चीज और सर कि 2 के बारे में नहीं दे रखा, 1 के बारे में नॉलेज दे रखी है ना, अगर 1 के बारे में जानकारी दे रखी है तो उसके अनुसार ही कर दो, वहां पे लिमिटिंग देखना ही नहीं है यार। अगर 2 या 2 से ज्यादा
रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दे रखी है कि उसका वेट भी दे रखा है, दोनों का वेट दे रखा है या दोनों के बारे में मोल्स वगैरह कुछ दे रखा है, तब लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हो कि किसके अनुसार रिएक्शन होगी। भाई कौन सा रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा उसके अनुसार रिएक्शन होगी। समझ रहे हो बात? तो वो चीज है, ये हो गया। फिर मैंने क्या बोला, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? एक तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया था तुम्हारे को। क्या बताया था? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग होते हैं। मोलर मास बटा एन फैक्टर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारे को AgCl एक दे रखा है, दूसरा NaCl दे रखा है और एक दे रखा है AgNO3। तो सबका देखो मोलर मास बता देता हूं मैं, बता दूं क्या? देखो मोलर मास के बारे में बता देता हूं। देखो AgCl, पहले तो NaCl के बारे में देखा है, NaCl का बता देते हैं 0.5। अगर बात करें किसकी? AgNO3। और क्या दे रखा है? AgCl 143.5 हो जाएगा। Cl है ना 35.5 और 80, तो 80 प्लस 35.5 ये हो जाएगा। ये मैंने मोलर मास का डेटा आपको रख दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन फटाफट होंगे। एक फॉर्मूला और पर चलो ग्राम इक्विवेलेंट के फिर फॉर्मूले लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, वो चीजें मैंने वहां पे लिख दी है। लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है द वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3 इज। ठीक है, AgCl का कितना वेट प्रेसिपिटेट होगा आपको निकालना है। डाटा दे रखा है NaCl के बारे में और AgNO3 दोनों का ही डाटा दे रखा है। तब आप देखोगे कि किसके अनुसार किसके आप जो है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करोगे, जो लिमिटिंग रीजेंट होगा उसके अनुसार रिएक्शन चला दो। ठीक है, ओके सर। अगर AgNO3 के बारे में नहीं दे रखा होता तब NaCl के बराबर कर देते, तब लिमिटिंग रीजेंट चेक ही नहीं करते। अगर NaCl के बारे में नहीं दे रखा होता, AgNO3 के बारे में दे रखा होता वेट, तो अपन AgNO3 से सारा क्वेश्चन कर देते। पर दोनों के बारे में दे रखा है तब आपको लिमिटिंग रीजेंट चेक करना होता है। लिमिटिंग रीजेंट में बताया था ना सारी चीजें ये। ओके, तो AgCl और AgNO3 सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट किसके? NaCl के। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। और सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास बटा एन फैक्टर से। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देख सबसे पहले मैं निकाल दूं इक्विवेलेंट वेट किसका? NaCl का। NaCl का कैसे निकालोगे? मोलर मास बटा उसका एन फैक्टर। NaCl है Na+1, तो एन फैक्टर 1 है इसका, तो 58.5 अपॉन 1, तो इसका तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं किसका? दूसरा आपको दे रखा है AgNO3, तो इसका भी भाई 170/1 हो जाएगा, तो इसका भी 170 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना दे रखा है तुम्हारे को? 5.8। किसका दे रखा है? NaCl का। 5.85 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है? 58.5, तो ये कितना आ जाएगा? NaCl के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए? देखो 0.85 दे रखा है और ये 58.5, यानी 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट इसके आ गए। ओके सर। दूसरा मैं निकालना चाहूं अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3, वो कितना होगा? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना दे रखा है? 3.4 ग्राम। ओके सर। और बटा 170 कितना हो जाएगा? 170। अब मेरे को एक चीज बताओ, 1/10 बड़ा है या 3.4 बटा 170? बताओ, ये कौन सा छोटा है वो देख लो। 3.4 बटा 170 ये छोटा है, क्योंकि 170 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये लिस्ट है। अगर ये कम है
लिस्ट वैल्यू है, तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, तो रिएक्शन इसके अनुसार चला दो। अब आप क्या कर दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। निकालना क्या है, AgCl का निकालना है, तो कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl, जिसका निकालना है उसका। ठीक है सर, AgNO3 के ग्राम इक्विवेलेंट तो निकाले हुए, वेट बटा मोलर मास, वो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट 3.4 अपॉन 170। ओके सर, AgCl का वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, वेट तो तुम्हारे को पूछा ही है कितना है, तो वेट ऑफ AgCl तो आपको निकालना ही है बटा AgCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, यहां पे निकाल के बताता हूं तुम्हारे को। इक्विवेलेंट वेट AgCl का कितना होगा भाई, देखो मोलर मास कितना होता है 143.5 और Ag है Ag +1, ऑक्सीडेशन Cl -1 है, तो इसका इनफैक्टर 1 हो गया 1, यानी 143.5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 143.5। तो यहां से आप निकालोगे वेट ऑफ AgCl इज इक्वल टू 3.4 अपॉन 170 इंटू हो जाएगा 143.5। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 17 34 दो बार गया ना, तो 3 के लगभग आ रहा है। ये एग्जैक्ट करते हैं इसको ना, टू 6 या 7 कर 7 आ जाएगा, 2.87 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से कर लिया। अब आपको ये पता चला, यहां पे तो भाई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना भाई बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन, टफ हो गया ना। मैंने सारी चीजें बता दी इसमें, देखो सब चीज निकलवा ली, कुछ भी दिया नहीं था मैंने। इक्विवेलेंट वेट भी निकलवाया तुम्हारे से, लिमिटिंग रीजेंट भी यहां से निकाल के सिखा दिया इसी क्वेश्चन से। तुम्हारे को इक्विवेलेंट वेट निकालना भी बताया, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाला इंडिविजुअल का, ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंस का लो जो बराबर करते हैं वो भी सिखा दिया। तो ग्राम इक्विवेलेंस तो यहाँ पे इतना सा ही है, इससे ही कर लो आप, ये ग्राम इक्विवेलेंस का लो है, ये एक स्टेप में आंसर आता है इसमें। वो तो सारी चीजें मैंने सिखाने के लिए बोली कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है, वरना डायरेक्ट देख के भी आप कर सकते हो। अगर एक का डाटा दे रखा हो ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, वहां तो फटाफट ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, है ना। ओके, तो ये समझ में आया। ग्राम इक्विवेलेंस में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा का डाटा दे रखा है तब लिमिटिंग रीजेंट चेक कर लो, लिमिटिंग रीजेंट के अनुसार कर दो, फिर समझ रहे हो बात। ओके, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होगे ना उसके अनुसार रिएक्शन के आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर करो। अब बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वो सारे लॉ भी अपने को करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, इसमें कि जो इंपॉर्टेंट है आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, यानी जेई मेंस में या जेई एडवांस में कुछ लॉज आए हुए हैं तो उनको भी आपको कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास वो इक्वल होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप क्या बोल सकते हैं, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो मास है किसका, रिएक्टेंट का, वो होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैंने लिया A प्लस बी, इससे C प्लस डी बना दिया, तो अपन बोल सकते हैं कि मास ऑफ A, ठीक है,
या ए प्लस बी से, जो ए प्लस बी का यानी मास ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, इनका मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, सी प्लस डी, ठीक है, इन दोनों का मास इन दोनों के मास के बराबर हो जाता है। पर सर ये रिएक्शन फेल, ये मतलब ये लॉ कहां पे फेल होता है, तो अगर अपन बात करें लिमिटेशन इस लॉ की, तो ये कहां पे फेल हो जाता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि मास है ना कन्वर्ट इनटू एनर्जी। क्या पढ़ा था, E बराबर mc स्क्वायर है। तो मास न्यूक्लियर रिएक्शन में भाई मास से एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, तो मास तो खत्म हो गया ना, तब कहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बचेगा, मास न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो जाता है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट प्लस कुछ एनर्जी निकल गई, उस मास से, रिएक्टेंट के मास से एनर्जी निकल गई, तो वो तो मास तो वो कम रह जाएगा ना, इसलिए ये लिमिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ की न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ओके सर। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ही डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ बोलते हैं। दोनों नाम आए तो ध्यान रखना भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों सेम बात है, ठीक है सर, इतनी बात। अब ये लोग क्या बोलता है, इसकी स्टेटमेंट देख लो, फिर बिल्कुल सिंपल तरीके जैसे ये समझाया बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगा इसको भी। ए कंपाउंड ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड। यानी देखो, कोई एक कंपाउंड है वो मास के फिक्स्ड रेशियो में होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझोगे आप इसे, एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे मैंने वाटर लिया, एक तो टेप वाटर ले लिया H2, टेप वाटर ले लिया, एक मैंने लिया सी वाटर, एक मैंने ले लिया रिवर, किसी रिवर का वाटर, ओके सर। अब इसका मतलब क्या है, इस लो का मतलब, इस लो का ये मतलब है कि अगर यहां पे H2 और O का जो रेशियो है ये 2:16 है, तो 1:8 हो गया, यानी इनके जो मास का रेशियो 1:8 है, टेप वाटर में भी वही रहेगा, चाहे वो वाटर कहीं से लिया गया हो, सी से लिया गया होगा, तभी जो हाइड्रोजन H2 और O है उसका रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। रिवर से लो तो भी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहां पे क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा, ये बोलता है ये लो। यानी आपने कोई कंपाउंड लिया वाटर, उसका फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा, यानी 1:8 होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड। कौन से सोर्स, टेप वाटर से ले लिए, चाहे सी वाटर से लो, चाहे रिवर से लो, अगर पानी कहीं से भी लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालोगे ना आप, तो भाई ये 1:8 ही आएगा, चाहे कहीं से भी वाटर ले लो, ये बोलता है, ठीक है। तो लो कांस्टेंट कंपोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लो समझ में आ गया। अरे देसी भाषा में एक इस तरीके से याद रख लो इसको, चाहे वाटर कहीं से भी लो, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रख लो, लो कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन में चाहे वाटर कहीं से भी लो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशियो होगा ना, वो 1:8 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बस ये स्टेटमेंट याद रहेगी, तो ये स्टेटमेंट अपने आप क्वेश्चन आते ही आपको क्लिक कर जाएगी कि कंबाइन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन, ठीक है, ओके बात, इतनी बात। तो एक चीज एनसीईआरटी में और दे रखी है इसके बारे में कि ये लो है ना किसने दिया था, तो इसकी बात करें अपन, जोसेफ एल प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1799 में दिया था, तो इसको लिख लो यहां पे, ये लो किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट,
जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था और 1799 में ये लो दिया था। देख लो एक बार यार, साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दे रखा है तो याद तो होना चाहिए। जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था ये लो। अब देखो इस लो की क्या क्या लिमिटेशंस है उसकी बात कर लेते हैं। लिमिटेशन, पहला, अगर कोई आइसोटोप आ गया ना, आइसोटोप्स पे ये लो लागू नहीं होता है। पहली बात आइसोटोप्स पे, तो लो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, या आप फॉर्म पूरा लिख लो ना, आइसोटोप लो नॉट, दिस लो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स। ठीक है, यानी अगर कार्बन 12 दे दिया और एक में कार्बन 14 दे दिया है, देखो कैसे लागू नहीं होगा। देखो मैंने लिया CH4, CH4 के लिए मैंने क्या किया, एक तो कार्बन 12 हाइड्रोजन कर दिया, एक कर दिया कार्बन 14 वाला उसके साथ में हाइड्रोजन। अब यहां पे देख तू कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल, तो 12:4 आ जाएगा। यहां पे निकालोगे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो तो 14:4 आएगा। भाई रेशियो चेंज हो गया, क्योंकि आइसोटोप यहां पे 12 वाला ले लिया, यहां पे ले लिया 14 वाला। समझ में आई बात? तो ये यहां पे लागू नहीं होता। दूसरी बात, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं ना, इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर इनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। तो इनका जो मास परसेंट है ना, फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और यहां पे लिख देता हूं इसको आराम से, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और फंक्शनल ग्रुप, Fg का मतलब है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो भाई साहब इसका कंपाउंड भी वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर कंपाउंड ही डिफरेंट हो गया, हमने तो भाई कंपाउंड सेम लिया है, एक कंपाउंड लिया, वाटर लिया है, हर जगह कंपाउंड ही डिफरेंट कर दोगे तो ये तो लागू नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं C2H6O, अब इस C2H6O को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, C2H5OH, एक तो ये लिख सकता हूं, दूसरा मैं लिख सकता हूं CH3OCH3। अब इनका मास परसेंट सेम है, यहां पे देखो मास परसेंट सेम रहेगा, इनका मास परसेंट सेम है, बट कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। कैसे, देखो मास परसेंट यहां पे भी निकाल के देख लो, यहां पे भी निकाल के देख लो। ये तो क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, ईथर, ये ले, बात खत्म। मैं तो यहां पे वाटर सारे वाटर की बात कर रहा था, एल्कोहल होता तो सारे एल्कोहल होने चाहिए थे, पर ये फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमर होते हैं ना, उनमें ये लागू नहीं होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन पता चल गई क्या इसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन के लॉ की, ठीक है। ये चीज नोट करो तुरंत। अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो स्टेटमेंट देख लो, फिर इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी, कि टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड देन फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट का आपने मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ओके, एंड फाइंड मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इट विल फॉर्म ए सिंपल रेशियो। यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तब एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर दो, किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो।
अब एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे और सेकंड यानी दूसरे एलिमेंट को देखोगे तब उसका मास एक सिंपल रेशियो में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये क्या बोलता है, एक एग्जांपल से समझो इसको। मैंने लिया H2O एंड H2O2, टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ले लिए मैंने और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना दूं, दो या दो से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना लिए मैंने, दो बना दिए H2 और H2O2, वाटर और पेरोक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देता हूं। मान लो मैंने क्या किया, यहां पे मैं हाइड्रोजन का मास फिक्स कर देता हूं, यानी H2 का मास मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। H2 का मास फिक्स कर दिया। तो अब आप बताओ, H2 का मास अगर मैंने फिक्स किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2:16 है। तो हाइड्रोजन का मास 2 मैंने फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का यहां पे कितना होगा भाई, ऑक्सीजन का यहां पे तो 16 होगा, ठीक है। यहां पे कितना होगा, देखो 2 फिक्स कर रखा है, तो 2 के लिए ये कितना होता है, देखो H2 के लिए O2 होगा यानी 32 होगा, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना होगा, 32। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2, एक सिंपल रेशियो आया ना आपके पास। समझे बात, जैसे नहीं आई, नहीं आया समझ में, नहीं आया, क्या किया है मैंने, देख शांति से सुन। दो एलिमेंट लिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब दोनों में से एक का मैंने मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मास किया हाइड्रोजन का फिक्स, ऑक्सीजन का भी करके देख ले तू, ऑक्सीजन का करके चेक कर लो, वही सिंपल रेशियो आएगा। हाइड्रोजन का मास 2 फिक्स कर दिया H2 का, ऑक्सीजन यहाँ पे H2 के रेस्पेक्ट में देखो H2 ये 2 ये 16 है, अरे ये कितना है, ये 2 है ये 16 है, ये 2 है ये 32 है, ये फिक्स कर दिया मैंने 2, तो ये 16 ऑक्सीजन यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 32, तो इनका रेशियो निकाला, एक सिंपल रेशियो में ही तो आया। समझी बात, ओके। एक एग्जांपल और समझाता हूं, देखें तुम्हारे समझ में ही आ जाए तो। NO2 ले दिया मैंने, अब बताओ इसमें मैं क्या करूं, मान लो मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, क्या कर दूं, नाइट्रोजन का कर दूं क्या फिक्स, नाइट्रोजन का मास मैंने क्या किया 14 क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब देख 14 के रेस्पेक्ट में ये कितना है ऑक्सीजन, बोल, देख ये 14 तो ये 16, ये 14 है तो ये 32, यही तो है। तो ऑक्सीजन का रेशियो आप यहां पे निकालोगे तो 16:32 आएगा, तो 1:2, एक सिंपल रेशियो आ रहा है, 1:2 आ जाए, 1:3 आ जाए, सिंपल रेशियो में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं आपको, NO एंड मैं ले लेता हूं N2O3। अब इससे समझो मैंने क्या किया, यहां पे नाइट्रोजन का मास फिक्स किया, नाइट्रोजन का मास मैंने क्या किया, फिक्स किया, कितना 14 कर दूं, मैं कितना भी कर सकता हूं, मैं 28 भी कर सकता हूं, पर जनरली मोलर मास के इक्वल कर लो आप, सोलियत रहेगी क्वेश्चन करने में। अब वैसे आप 3 भी फिक्स कर सकते हो, कितना भी कर लो आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पर मोलर मास के जितना करोगे ना तो सोल्व जल्दी हो जाएगा ठीक है, ओके। नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लिया 14, तो ये है 14, तो ये कितना है 16, नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का 16, तो ये ऑक्सीजन यहां पे कितना आ जाएगा 16। अब यहां पे देखो, यहां पे नाइट्रोजन कितना है 28 और ऑक्सीजन कितना है भाई, बोल 48, सही है। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन मैंने 28 फिक्स नहीं किया था, मैंने 14 किया था। अगर 28 को 14 करता हूं तो देखो 28 को 14 करना है मेरे को, 14 के लिए ही फिक्स किया है मैंने, 14 के लिए ही करना है मुझे, ठीक है सर। तो क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया ना 28 को, तो इस 48 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये ऑक्सीजन कितना जाएगा आपके पास 24, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया 24। नहीं आया समझ में, देख ऐसे कर ले,
N2O3 है। देख 28 में O3 कितना है भाई, ऑक्सीजन कितना है तेरे पास 48, एक में कितना होगा 48 बटा 28, तो मैंने 14 फिक्स कर रखा है, 14 में कितना होगा 48/28 इंटू 14, ऐसे यहां पे लिख देता हूं दिखेगा नहीं तो, 14 में कितना होगा 48/28 इंटू 14, तो 14 से ये 2 बार कटा, ये 2 से ये कितना हो गया 24, तो आ गया ना 24। तो अब 16:24 रेशियो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2:3 आ रहा है ना, 2:3 आ रहा है, रेशियो निकाल के देख लो 2:3, तो एक सिंपल रेशियो में आ रहा है। समझ में आई ये चीज है, एक का मास फिक्स कर दो और दूसरे का निकालोगे तो एक सिंपल रेशियो में आएगा। ऐसे ही एग्जांपल आएंगे, बस ज्यादा नहीं आएंगे। चलो एक एग्जांपल और करवा देते हैं इसका, फिर लिमिटेशन वगैरह उन पे चर्चा करेंगे। जैसे N2O, एक लिया मैंने NO, एक लिया N2O3, एक लिया NO2 और एक ले लू मैं N2O5। ठीक है सर, अब इसका रेशियो बताओ, इसमें बताओ मैंने क्या किया, नाइट्रोजन 14 फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का मास 14 फिक्स कर लिया, तो ये 28 में कितना है 16 है, ये 14 में 16 है, ये N2 यानी 28 में 3 है ना, तो 16 32 48 48 है, ये 14 में 32 है और ये 28 में 80 है, इतना बात। अब 14 में देखो, 14 में तो ये 28 में 16 है, तो 14 में कितना हो जाएगा, 14 में ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का यहां पे 14 में निकाल रहे हैं तो 14 में ही दे रखा है 16, यहां पे 28 में है 48, तो 14 में यानी इसका हाफ किया तो 14 हो गया, इसका हाफ करेंगे तो 24, ऑक्सीजन यहां पे 24 आ जाएगा। यहां पे देखो 14 में 32 है, यहां पे देखो 28 में कितना है 80 है, तो 14 में कितना हो जाएगा 40। क्लियर बात। अब रेशियो निकाल लो इसका, ये कितना था 8, अब रेशियो निकाल दे, 8 की टेबल आ गई है, तो यानी 1:2:3:4:5। क्लियर बात। ओके, तो एक सिंपल रेशियो आया कि नहीं आया, आया ना। ओके सर, हो गया। चल एक एग्जांपल और कर, सिंपल सा है, आ ही जाता है कई बार एग्जाम में। CO और CO2 में मैंने कार्बन का कितना कर दिया 12 कर दिया फिक्स, तो देखो ऑक्सीजन का कितना होगा 12 16 हो जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन का 32, तो यानी ये 1:2 एक सिंपल रेशियो में आ गया। ये भी लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। अब इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन, पहली इसकी लिमिटेशन, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लागू नहीं होता, तो पहली लिमिटेशन है जनरली नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। केटेनेशन के बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है तुम्हारे को ना, तो क्यों नहीं शो करता, ड्यू टू केटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर केटेनेशन क्या होती है, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। कार्बन का एक कार्बन है, दूसरे से जुड़ गया, फिर तीसरे से चौथे से, ऐसे जुड़ते जुड़ते कार्बन की एक लंबी चेन बन जाती है।
यह है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, है ना, इसके कारण ये लागू नहीं होता है। दूसरी बात, अपन जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं ना, कुछ रेशियो में होते हैं, जैसे 0.78 हो गया, ऐसे रेशियो में चलता है उनका, तो वो उन पे भी लागू नहीं होता। तो अपन बोल सकते हैं कि नॉन कंपाउंड डू नॉट फॉलो दिस लॉ। क्यों नहीं फॉलो करते? बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो लो मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो अगर जनरली आपको ये लिमिटेशन पूछे तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में लागू नहीं होता है। और इसके एग्जांपल्स आप इस प्रकार से कर सकते हैं, एक का मास फिक्स करो और दूसरे का मास देखो कि अगर वो सिंपल रेशियो में आ रहा है, जो एग्जांपल यहां से करवा दिए ना मैंने, यहाँ पे वही आएंगे ज्यादातर एग्जाम में वही आते हैं, नीट और जेईई में। ठीक है, एक कंपाउंड को फिक्स करो, वह एक एलिमेंट को फिक्स करो और दूसरे का चेक कर लो, अगर सिंपल रेशियो में आ रहे हैं तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड अवोगाड्रो लॉ। देखो दोनों लॉज को एक साथ पढ़ोगे ना तो कुछ कंपैरेटिव स्टडी में आपको दोनों याद रह जाएंगे। गेलुसेक जो लॉ है गैसियस वॉल्यूम का, अपन गैसियस वॉल्यूम के लॉ को पढ़ रहे हैं, इसके गैसियस वॉल्यूम का लॉ ओनली फॉर गैसेस के लिए लगता है। और ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या बोलता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे जो गैसेस कंबाइन होगी या प्रोड्यूस होगी वो एक सिंपल रेशियो में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बात करूं, रिएक्शन ले ली मैंने H2 प्लस O2, ये गैसेस है दोनों, इनसे मिलके H2O गैस बनती है, मान लो H2O गैस। ठीक है, लिक्विड नहीं, गैस फॉर्म में। ओके सर, तो यहां पे क्या होगा अगर मैं बात करूं, देखो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं ना अपन, तो यहां पे 2 लगा दिया, तो ये O2 कितना हो गया 2, हाइड्रोजन यहां पे 2 ले लो। ठीक है, अब देखो यहां पे वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं अपन, वॉल्यूम का रेशियो लो। जैसे पहले तो स्टाइकियोमेट्री से मैं वॉल्यूम बताता हूं, इसका 2 स्टाइकियोमेट्री 1, यहां पे 1, मान लो इसका 2 लीटर है, इसका 1 लीटर होगा, ओके, और इसका 2 लीटर होगा। अब आप रेशियो भी निकालोगे ना तो 2:1:2 में ये आएगा। यानी देखो एक चीज तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक सबसे पहले ही बता दी थी मैंने कि जो स्टाइकियोमेट्री है वही, अगर गैस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो भाई वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, और ये एक सिंपलेस्ट रेशियो में आता है, गेलुसेक लॉ हो जाएगा। क्लियर बात, ये चीज समझ में आई क्या? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इसको समझाऊं, देखो चलो अब अवोगाड्रो देखो, फिर उसको और देखेंगे। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो रेशियो है, वॉल्यूम का जो रेशियो है वही होगा भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो। फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं बात करूं, इसी एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिया 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इससे बना 2H2O गैस। वॉल्यूम का क्या रेशियो है 2 लीटर 1 लीटर, और ये फॉर्म होगा 2 लीटर, यानी इसके 2 लीटर से और इसके 1 लीटर से H2O फॉर्म होगा 2 लीटर। तो यही इसका मोल का रेशियो होगा 2 मोल 1 मोल। ठीक है, और ये हो गया आपका 2 मोल, ये होगा 2 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आई क्या? हो गया। एक एग्जांपल और से बताऊं, चलो ठीक है, देखो गेलुसेक लॉ को ही बताता हूं दोबारा, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें तो रेशियो क्या निकाल दिया था 2:1:2
ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं H2 गैस, एक एग्जांपल और लेते हैं, H2 गैस प्लस Cl2, इससे बना 2HCl गैस। इसका देखो 1 लीटर स्टोइकियोमेट्री बनेगा, यहां पे स्टोइकियोमेट्री 1 लीटर, इसका 2 लीटर। तो यह रेशियो क्या हो गया, H2Cl2 और HCl के वॉल्यूम का 1:1:2, एक सिंपल रेशियो हो गया, और स्टोइकियोमेट्री से इसका वॉल्यूम हो गया। जो इसका वॉल्यूम का रेशियो है ना, वही इसके मोल्स का रेशियो होगा इस अवोगाड्रो के अनुसार। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा है, उसी पे तो सेम जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो रहेगा। तो ये चीज समझ में आ गई क्या, गै-लुसाक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ओके। लॉ है लॉ ऑफ रेसिपल प्रोपोर्शन। जो रेसिपल प्रोपोर्शन का लॉ है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में तो है नहीं, पर देखो कुछ जेईई मेंस में एक बार पहले पीवाईक्यू आया हुआ है इस पे, तो मैं इसको बता देता हूं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, स्टेटमेंट में भाई बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, पर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। स्टेटमेंट क्या है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट, ठीक है, जिसका जो मास है ना वो एक का फिक्स कर लो, किसी भी एक का फिक्स कर लो, दो डिफरेंट एलिमेंट तीसरे के साथ में मिक्स होंगे, तो इनका द रेशियो ऑफ मास इन विच दे कंबाइन आइदर और सेम और आर इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे आर कंबाइंड विथ ईच अदर, यानी सिंपल रेशियो में हो जाएगा, सेम रेशियो हो जाएगा या सिंपल रेशियो हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए और तीसरा एलिमेंट एक ले लूंगा जिसका फिक्स्ड मास कर दूंगा मैं, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि तीन एलिमेंट ले लो, या दो या मतलब तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए इस लॉ के लिए। पहली बात समझ लो, क्वेश्चन आएगा ना तब आप देखो वहां पे तीन एलिमेंट है, तीन से ज्यादा एलिमेंट है तो हो जाएगा। मान लो एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ऐसा हो जाए, ठीक है, तब आप देखो, या कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन एटम आ जाए या तीन से ज्यादा हो जाए, तब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ लागू होता है। ये देखने की ट्रिक है, ये तो एक तरीका है। जैसे मैं बात करूं आपका क्या, कार्बन वाले से देख लेते हैं इसको। कार्बन ले लो, एक देखो, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, ये तीन लिए मैंने, तीन एलिमेंट लिए। मान लो कार्बन का मास मैं क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। देखो कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया मैंने, एक ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा भाई, CH4 बना दूं मैं, ठीक है सर। कार्बन और हाइड्रोजन से CH4 बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन वाला CO2 बना दूं मैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बना दूं मैं। अब ये लो क्या बोलता है, मैंने मान लो कार्बन का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कार्बन का मास फिक्स कर दिया। अब ये जो दो एलिमेंट्स बचे हुए ना, इनसे जो कंपाउंड बनेगा उसमें होंगे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो अनुपात होगा, इनका जो रेशियो होगा ना, वो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के रेशियो के सेम होगा या सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं बात करूं CO2 की, देखो कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बना, मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, कार्बन का मास फिक्स कर दिया कितना, 14। तो यहां पे 14 के रेशियो में ऑक्सीजन कितना है, 32, ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 32। मैं कार्बन और हाइड्रोजन में CH4 है, CH4 में बात करूं, कार्बन तो 14 फिक्स कर रखा है मैंने, 14 है, और CH4 हाइड्रोजन यहां पे कितना हो गया, 4। अब मैं यहां से इन दोनों से मैं क्या करता हूं, रेशियो निकालता हूं, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालूंगा, कितना आएगा, अरे ये कितना लिखा था, 32 था, ये 32 है। तो ऑक्सीजन का कितना है, 32, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये रेशियो कितना आएगा, देखो 1:8, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 आ रहा है। अब मैं क्या बोलता हूं, इस H2O को उठाता हूं,
इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा मैं। कितना है भाई? 2:16 यानी 1:8। अब आप मेरे को बताओ यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, इससे कितना है भाई? 1:8 ये निकाल के दिया है, और इससे भी कितना है? 1:8 यानी दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। या तो सेम आ जाए या सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये आ जाएगा 2:32, 2:16 ऐसा। वही इसका सिंपल मल्टीपल ये हो गया ना, 2:18, 1:8 का, तो ऐसा। अब ये समझ में आया क्या? लो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दोबारा समझाऊं, देख एक बार और दोबारा समझा देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसी से समझाता हूं, समझ में आएगा आराम से। देखो मैंने सी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स लिए मान लो। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन से कौन सा कंपाउंड बनाया मैंने? मान लो CH4 कंपाउंड दे रखा है एक, ऑक्सीजन से आपको CO2 दे रखा है, और ये H2O दे रखा है। अब वो आपको वो ऐसे नहीं देगा CHO, वो आपको 3 कंपाउंड देगा। आपको बोलेगा कि एग्जांपल है जैसे CH4, CO2 एंड H2O। अब आपको इसमें चेक करना है भाई, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 है, तो क्या ये जो रेसिप्रोकल है, प्रोपोर्शन है, वो लो शो कर सकता है? तब आपको ऐसे साइकिल बना के देख लो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन से CH4, कार्बन और ऑक्सीजन से CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक का, हाइड्रोजन का भी फिक्स कर सकता हूं, ऑक्सीजन का भी फिक्स कर सकता हूं, किसी एक का मास फिक्स कर लूं। मैंने यहां पे कार्बन का किया, कार्बन का मास क्या कर लिया मैंने? मास किया कार्बन का फिक्स, कितना होता है? मोलर मास के बराबर कर लो, 14 फिक्स कर लिया। अब मैं चेक करता हूं, देखो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? देखो ये तो 14 और ये 4। CO2 में कितना हो गया? 14 एंड 32। तो यहां पे मैं अब निकालता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहां से निकालूंगा तो 4:32 आ गया, यानी 1:8 आ गया। ऐसा ही H2O के लिए करूं मैं कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूं तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2:16, तो ये 1:8 आ गया। यानी ये सेम रेशियो या सिंपल मल्टीपल रेशियो में आता है, तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है। यानी ये लो फॉलो करेगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लो को। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आई क्या? नोट कर लो इसको फटाफट। अब देखो प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में दे रखा है, इसके लॉज के बारे में भी दे रखा है। और सिग्निफिकेंट नंबर से प्लस माइनस करो या मल्टीप्लीकेशन है आप करो या डिवाइडेशन करो, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट का रोल है। यानी आपको राउंड ऑफिंग तक भी बोला जाता है कुछ चीजों में। जेईई मेंस में तो राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पे भी राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन और ये सिग्निफिकेंट नंबर भी आपको आना चाहिए। उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रिसीजन के बारे में। देखो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में आप समझो, क्वेश्चन से समझते हैं। आपको मान लो ए और बी रीडिंग दे रखी है, यहां पे आपको एक रीडिंग और दे रखी है, ये 2 रीडिंग्स हैं। एक दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है, इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मान लो 3 दे दिया आपको। ठीक है, तो आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे? सबसे पहले मैं एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो ए के लिए निकालते हैं, पहले ए के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज कितना होगा? 3.01 प्लस 2.99 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3। बी के लिए बात करूं मैं एवरेज वैल्यू की, तो बी के लिए एवरेज वैल्यू, उसने 2 रीडिंग्स ली है, तो क्या हो गया? 3.05 प्लस 2.95 बटा 2, तो ये भी 3 आ गई। अब देखो ए और बी दोनों की जो एवरेज वैल्यू है, उसकी जो क्वेश्चन में मेन वैल्यू दे रखी है ना, मेन वैल्यू क्या दे रखी है? 3, उसके पास में है। एवरेज वैल्यू मेन वैल्यू के पास में है, तो वो क्या है? एक्यूरेट है। एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हुआ कि जो एवरेज वैल्यू है भाई, एवरेज वैल्यू वो कितनी है? 3,
और क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है एक्सपेरिमेंट की वो भी 3 दे रखी है, दोनों पास पास में 3 है, वो 3 है, मतलब पास में हो या जितना ज्यादा पास हो या एक्चुअल वही हो, तो वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। तो यहां पे ए एंड बी बोथ आर एक्यूरेट। अब मैं प्रिसीजन की बात करता हूं। प्रिसीजन में आप क्या चेक करोगे कि जो एवरेज वैल्यू, जो आपकी वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है ना, वो इंडिविजुअल वैल्यू से कितने पास या कितने दूर है। अगर ज्यादा पास होगी ना एवरेज वैल्यू के, जो एवरेज नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल क्या थी 3.01 2.99। अब देखो 3.01 और 2.99 3 के ज्यादा पास है, क्योंकि 0.1 का ही डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है ना, 0.01 का डिफरेंस है इसमें। तो ए क्या है, ए में तो 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, 0.01 का। और यहां पे देखो बी के लिए अगर देखो तो 3.05 यानी 3 से 0.05 ज्यादा या 0.05 कम, यानी यहां पे डिफरेंस कितना है 0.05 का। अब आप बताओ कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, जिसमें डिफरेंस कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, जिसमें डिफरेंस ज्यादा वो कम प्रिसाइज होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, ए इज मोर प्रिसाइज, ए इज मोर प्रिसाइज देन बी। समझ में आई चीज। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी ऐसे चेक कर लोगे। सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करते हैं। देखो कोई भी पॉइंट आ जाए, ठीक है, पॉइंट से पहले नॉन जीरो हो, या पहले अपन जीरो की बात कर लेते हैं। अगर पॉइंट है, इस एग्जांपल से ही समझते हैं इसको, पॉइंट है, पॉइंट से पहले जीरो है, यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो है, तो पॉइंट के बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, 2 और 5। दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 3 होंगे। नॉन जीरो के बाद में, नॉन जीरो यानी 1 2 6 नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद में जीरो आ रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा, ठीक है, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे इसके 1 2 6 00 में कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर 3। क्यों, अगर यहां पे नॉन जीरो के बाद में जीरो लगा हुआ है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, बाद में कोई नॉन जीरो नहीं आ रहा है तो, ठीक है, यहां पे 1 2 6 कोई काउंट करेंगे। जैसे मैं बात करूं 5 0 0, ठीक है, ऐसा है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 ही होगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 500.0, अब क्या होगा, अब देखो पॉइंट से पहले के सारे जीरो, देखो क्या उनसे पहले कोई नॉन जीरो आ रहा है, हाँ उनसे पहले नॉन जीरो 5 आ रहा है, तो ये तो 2 जीरो है ना, ये क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होने लग जाएंगे, ठीक है। और देखो पॉइंट के बाद का वाला ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सबसे पहले ये 5 है ना, ये नॉन जीरो दे रखा अपने को। तो सिंपल सी बात, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर वैल्यू में पॉइंट डेसिमल लगा हुआ हो और आपको नॉन जीरो दे रखा है, पहले कोई नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू से के बाद वाले सारे जीरो, ठीक है, क्या होंगे सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है सर। अब देखो यहां पे 2 है, उसके बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट 2 के नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद में पॉइंट है, फिर डबल जीरो आ गया, तो भाई ये नॉन जीरो के बाद वाले जीरोस क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। तो ये हो जाएंगे कितने, यहां पे 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। ओके सर, यहां पे देखो 126.00, यहां पे देखो इस चीज को देखो, यहां पे 3 थे क्योंकि यहां पे पॉइंट नहीं लगा हुआ था, यहां पे देखो 126 पॉइंट आ गया, फिर 00 है, यानी नॉन जीरो साथ में पॉइंट फिर जीरो आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो क्या हो जाते हैं सिग्निफिकेंट, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 5 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई सिग्निफिकेंट नंबर की। अब देखो अगर प्लस ऑपरेशन या माइनस ऑपरेशन हो, एडिशन हो या जो आपका सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, ये दोनों अगर आ जाते हैं तो आपको आफ्टर डेसिमल लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तक वैल्यू को देखना होगा और फिर आप उसका आंसर लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 23.45 प्लस 125 12 प्लस 5.25
1 1, ठीक है। ये पॉइंट है बीच में, यहां पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डेसिमल है। अब इसमें योग कर लिया, टोटल तो जोड़ इसका इतना आ गया 30.768। क्या ये आंसर होगा? नहीं। आपको क्या चेक करना है, प्लस हो या माइनस हो, उसमें आफ्टर डेसिमल लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर आंसर में आने चाहिए। तो यहां पे देखो 4 5 है डेसिमल के बाद में, यहां पे तो 1 ही है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितना है? 1 है। यहां पे पॉइंट के बाद में 2 है। तो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें आंसर के बाद में आप आंसर लिखोगे ना, उसमें पॉइंट के बाद में ओनली 1, पॉइंट के बाद में ओनली 1 डेसिमल नंबर तक ही आप आंसर लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसका आंसर? 30 पॉइंट, अब देखो 8 है तो इस 6 को क्या कर देंगे 7, और 5 से बड़ा है ये 7, तो ये 7 को क्या कर देंगे 8, तो 30.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका भाग या गुणा हो, ठीक है, डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन हो, तो इस ऑपरेशन में क्या करते हैं, टोटल लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे। देखो जैसे मैंने भाग दिया 2.56 अपॉन 12, इसका भाग दिया तो ये आ जाएगा 2.133, ठीक है, ये आ गया। क्या अब ये वैल्यू सही है? आंसर नहीं। क्यों? आपको टोटल लिस्ट सिग्निफिकेंट देखना है, यहां पे डेसिमल के बाद में नहीं देखोगे गुणा और भाग में, यहां पे टोटल देखोगे। टोटल ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 2 है, तो लिस्ट कौन से हुए? 2 वाले हुए। तो आपको आंसर लिखना है ना, उसमें भी लिस्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर आपको चेक करने हैं। तो इसमें आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12.1, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई आपको? तो देखो मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया यहां पे। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के और क्वेश्चंस है ना, यानी और थोड़ा लेवल अप अपन रेडॉक्स में भी करेंगे, क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे ना, वहां पे टाइट्रेशन वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही चलेगा वहां पे सारी चीजें, है ना। तो वहां पे भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और करेंगे अपन, और कंप्लीट कराया चैप्टर को फटाफट, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जेईई मेंस के पीवाईक्यू, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी बुक से अच्छे क्वेश्चंस, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन के लगभग का 110 या 105 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाला जाएगा। ओके, ओनली क्वेश्चन जिसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वहां से करो। ओके, थैंक यू।